जय हिंद साथियों। तो साथियों आज मैं आया हूँ एक नया अपडेट लेके। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को आज आप इतना शेयर करेंगे कि ये जितने भी सीआईएल का अधिकारी है, जितने भी सब्सिडी है, पूरे प्रधानमंत्री तक ये वीडियो जाए, ताकि ये वीडियो वो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इन्हें रोजगार से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद आप कमेंट करेंगे दोस्तों, और कमेंट जो भी करेंगे दोस्तों उनसे ये आग्रह है कि आप कोई भी अभद्र कमेंट ना करें, किसी का नाम लेके कोई आपत्तिजनक भाषा ना लिखें, क्योंकि ये ऑनलाइन में दोस्तों ये सब कोई देखते हैं, हर कोई देखेंगे। तो आपकी भाषा का चयन अच्छा से तरह करें और अच्छी तरह से कमेंट करें और अपनी राय दें और वीडियो को देखें। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें क्या समझेंगे, सबसे पहला है कि कोयला कामगारों का बोनस। दोस्तों कोयला कामगारों को जो बोनस है वो कब तक मिलेगा, क्या मिलने वाला है, उसकी जानकारी लेंगे। दूसरी खबर है दोस्तों कि महंगाई भत्ता जो 38% कर दी गई है केंद्र कर्मचारियों के लिए, इसके बारे में हम समझेंगे, इसकी डिटेल्स देंगे। और तीसरी खबर है कि एसएससीएल के बारे में कुछ न्यूज है, जो गुड न्यूज है वो उसके बारे में हम जानेंगे। और चौथी खबर दोस्तों है कि बीसीसीएल का अपडेट लेंगे और सीआईएल अधिकारियों का भी अपडेट लेंगे और उनके बारे में एक संदेश जारी करेंगे जो वो देखेंगे, और हमें हो सकता है शायद उनके कुछ भावना हो जाए और वो हमें रोजगार से जोड़े या फिर जो भी आगे कार्रवाई हो। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएंगे वीडियो को, ताकि सबके पास ये जानकारी मिले। और दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि मेरे द्वारा सारी अपडेट आप लोग दे जाए। चलिए दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की ओर। साथियों पहली खबर तो ये है दोस्तों कि कोल इंडिया में जो बोनस का लिए मीटिंग मैंने बताया था इसी वीडियो पहले कि 28 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। तो कोल इंडिया में 28 सितंबर को मीटिंग हो गई और बोनस पे क्या मिलने वाला था। तो बोनस दोस्तों बोनस पे मुहर लग चुकी है, जो कि 76,500 रुपए कोल इंडिया के जो कर्मचारी है, लगभग 2,70,000 कोल इंडिया में कर्मचारी है, तो उन सबको इस बोनस का फायदा मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे बात ये जानने की है, तो कुछ लोग इस बोनस का विरोध भी कर रहे हैं, तो कुछ सहमति भी जता रहे हैं। दोस्तों की विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि 76,500 रुपए जो बोनस मिला है यह असंतोषजनक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पिछली बार जो बोनस मिला था 2021 में, उस समय दुर्गा पूजा में जो बोनस मिला गया था कोल इंडिया कामगारों को, वो लाभ का 13.5 यानी 50 यानी 13.5% लाभ का मिला था जो उनको मिला गया था। तो उनका बोनस कुल मिला के 72,500 रुपए हुआ था। लेकिन इस बार उनके बोनस में 4,000 रुपए इंक्रीमेंट किया गया है। लेकिन अगर लाभ का परसेंट देखा जाए कि इस बार कोल इंडिया जो प्रॉफिट में जाता है, तो इसमें अगर लाभ का परसेंट देखा जाए, तो अगर लाभ का 13.5% भी मिलता तो ये बोनस लगभग 90,000 रुपए तक के आसपास जाता। तो कुछ लोग बोनस का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये बोनस फिक्स हो चुका है। और दूसरी बात है कि बोनस आएगा कब तक, तो ये बोनस ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 1 अक्टूबर तक सबके अकाउंट में घुस जाएगा। उनसे ज्यादा डिले होने के चांसेस नहीं है। 1 अक्टूबर तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि 1 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का जितने भी बोनस है वो सभी कोयला कामगारों को उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये हुआ पहली खबर। अब हम दूसरी खबर सुनते हैं। तो साथियों दूसरी खबर ये है दोस्तों कि जो महंगाई भत्ता जो बढ़ा है वो केंद्र सरकार ने 2022 का महंगाई भत्ता की जो बढ़ोतरी थी उसे मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें कितनी % मंजूरी दी गई है दोस्तों? तो इसमें 4% की मंजूरी दी गई है, जो बढ़कर पहले 34% थी, अब वो बढ़कर 38% तक हो चुकी है महंगाई भत्ता जो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक और दोस्तों है कि यह 1 जुलाई 2022 से लागू किया गया और अभी आप देख रहे हैं कि ये सितंबर का माह भी लगभग खत्म होने वाला है। तो जो 2 महीने का डीए इनका बचता है वो एरियल के रूप में दिया जाएगा। जुलाई और अगस्त का जो डीए है वो इनको एरियल के रूप में दिया जाएगा। तो ये महंगाई भत्ता किनके है? जो केंद्र कर्मचारी है दोस्तों, ना कि स्टेट कर्मचारी। केंद्र कर्मचारी के लिए केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। अब इसमें 2 महीने का एरियल दिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार साल में क्या करती है, 2 बार बढ़ाती है, यानी 1 जनवरी में और 1 जुलाई में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन अगर उसमें कुछ कारण से डिले हो जाता है तो उन्हें एरियल के रूप में जो भी लेट से दिया जाता है वो एरियल के रूप में उन्हें दे दिया जाता है। साथ ही साथ इसके साथ एक और जानकारी है कि पेंशनधारी जो कर्मचारी है, जो पेंशनधारी कर्मचारी है, उनके भी महंगाई भत्ते में उनको भी इजाफा हो गया है, यानी अब उन्हें भी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होकर मिलेगी। जो पेंशनधारी को अब 38% महंगाई भत्ते के साथ उन्हें बढ़ोतरी होगी। और इसके साथ जो निम्न सैलरी वाले सैलरी जो थे, जो मिनिमम सैलरी थे, उनके भी सैलरी में 720 रुपए प्रति माह के रूप से इजाफा किया गया है। जो आप देखेंगे कि किसी भी मिनिमम सैलरी में लगभग 18,000 के आसपास कुछ होती है, तो उसमें भी 720 रुपए पर हिसाब से बढ़ाया गया है, पर महीने के हिसाब से बढ़ाया गया है। और बाकी जिनके भी सैलरी जो है उनमें 38% का इजाफा किया, यानी 4% का बढ़ा गया, 38% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। तो ये तो कर्मचारियों का पेंशन है। तो ये देखा आप लोगों ने। अब चलिए हम चलते हैं तीसरी खबर की ओर।
साथियों, तीसरी खबर एसएससीएल के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि एसएससीएल में जो आप लोगों ने देखा कि तरह तरह के नेतृत्वकर्ता अलग अलग तरह से अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। तो एसएससीएल के जो छात्र हैं, जो अप्रेंटिस प्रोसीजर है, उनके लिए बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है, जो मैं पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत जल्द वीडियो में रिलीज करूंगा, उसकी पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी, मैं वीडियो रिलीज करूंगा। उसमें दोस्तों एसएससीएल के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है बहुत जल्द। तो उन्हें जो खुशखबरी मुझे मिलेगी मैं वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, अभी पूजा का समय है इस कारण से वो न्यूज अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, अभी बहुत जल्द मुझे मिलेगी एसएससीएल का न्यूज। फिर एसएससीएल के बारे में मैं न्यूज दूंगा। और ईसीएल जो मैंने बताया था कि आसनसोल में जो वहाँ मुख्यालय के पास भी, वहाँ पे भी जो स्ट्राइक करा था वो भी 28 तारीख पार हो चुका है, यानी उनके जो 15 दिन का अल्टीमेट था वो हो चुका है। लेकिन पूजा के कारण से वहाँ पे समय अभी डिले किया जाता है और उम्मीद यही जाता है कि पूजा के बाद वहाँ पे भी कुछ मिलेगा। तो हो सकता है कि एसएससीएल में अगर गुड न्यूज है तो ईसीएल के भी जो प्रबंधन है या भी जो सीएमडी सर है या जो भी वहाँ आला अधिकारी है वो आपस में वार्ता करके उनके लिए भी कुछ अच्छी न्यूज दे। और साथ ही साथ एक और बात है दोस्तों कि एमसीएल में भी मैंने आप लोगों को बताया कि एमसीएल में भी स्ट्राइक चल रहा है। तो एमसीएल के जो स्ट्राइक करता है वो अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। साथ ही साथ उनका जो स्ट्राइक करने का जो रूल है उन्होंने बताया मुझे कि किस तरह वो स्ट्राइक करेंगे। मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि एक सीक्रेट चीज है, लेकिन उन्होंने बताया और उनके तरीका मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ तक मेरे ख्याल से लगता है अगर उनका ये तरीका काम करेगा और अच्छा हुआ तो सबसे पहले वो ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यानी मतलब ये एक तरह से मान लें कि आप उनका काम बनना ही बनना है, क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन जो है, वहाँ पे प्रशासनिक जो प्रबंधन है, जो पुलिस अधिकारी आला अधिकारी है, वो भी जान रहे हैं कि ये बेरोजगार है और ये कहाँ जाएंगे। तो वो भी उनके कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो कोई भी आपका सपोर्ट उतना ही कर सकता है जिनका एक लिमिट हो। वो भी एक एम्प्लॉय है, कोई कामधारी है, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, कोई भी है। लेकिन एक तरह से देखा गया है कि वहाँ पे एमसीएल में जो है वो बात मानने की ज्यादा संभावना हो रही है कि वहाँ पे जल्दी उनको बात को मान जाएगा। साथ ही साथ उनके स्ट्राइक को भी वो इस तरह से प्लानिंग किए हैं कि मैनेजमेंट को उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और सब एरिया में देखें कि आप लोगों ने शांति तरीके से भी किए, वहाँ भी शांति तरीके से करेंगे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग है। तो जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम चौथी खबर की ओर चलते हैं। चौथी खबर मैं बीसीसीएल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम चौथी खबर की ओर जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी चौथी खबर जो है वो बीसीसीएल से है। बीसीसीएल सबसे पहले मैं दोस्तों ये बताता हूँ कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ या जो भी जानकारी देता हूँ तो अलग अलग सब्सिडी, हर सब्सिडी वाइज में सब आप लोगों को जानकारी देता हूँ। उसमें दोस्तों बहुत से अधिकांश कमेंट मुझे यही आते हैं कि बीसीसीएल में ज्वाइनिंग कब हो रही है, बीसीसीएल में ज्वाइनिंग, बीसीसीएल का न्यूज बताइए, बीसीसीएल में क्या अपडेट है वो बताइए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि बीसीसीएल का भी कोई अपडेट नहीं है, बीसीसीएल में कोई जानकारी नहीं आ रही है। पूजा के कारण बोल सकते हैं, प्रबंधन का डिले के कारण बोल सकते हैं, चाहे जो भी कारण हो, किसी भी कारण से हो, मुझे कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीएल में सब चीज रुका हुआ है। वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिस का जो भी हम लोग का स्ट्राइक का मामला जो भी है, ये काम कहीं ना कहीं हो सकता है रुक गया हो या फिर चल रहा हो, धीमी गति चल रहा हो, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है और ज्वाइनिंग के लिए कोई भी अभी कोई खबर नहीं है। आप सबको पता है कि हम लोगों ने जो स्ट्राइक किया था, जितने भी अप्रेंटिस बीसीसीएल से वो सभी स्ट्राइक किए थे। तो आप सबको पता है कि 25 अप्रैल 2022 से सबने धरना आंदोलन शुरू किया था कोयला भवन के सामने और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था, जिसमें सबने देखा कि बड़े बड़े राजनेता, एक से एक आला अधिकारी, सभी नेतागण भी पहुंचे, सभी ने अपने तरीके से भरपूर प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं बना। और धीरे धीरे पता चला कि लास्ट में आप लोगों ने देखा कि हमारे धनबाद के सांसद महोदय जो है पीएन सिंह जी, वो आए, तब जाके उन्होंने धरना को समाप्त कराया और मैनेजमेंट से, प्रबंधन से बात करके हमारे जॉब के लिए एक लेटर जारी करवाया, जिसमें जो लिखा था मैंने आपको लेटर पढ़ के भी सुनाया है। आप चाहे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें लेटर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ पढ़ के मैंने दिखाया। साथ ही साथ दोस्तों उस लेटर के साथ उन्होंने उन समय ये भी वार्ता हुई थी कि जो हमारे जो एज से छूट है या फिर 25% की जो बात है या फिर 60 साल का ये जो हमारे जो मिनिमम जो वेजेज है वो देंगे, तो उसके लिए चेयरमैन के हाथ में होता है। तो उस समय ये भी हुआ था कि वो चेयरमैन से मीटिंग वार्ता करके और हमारी बातों को उनके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ कारणवश क्या हो रहा है कि हमारे सांसद महोदय जो है वो, आप लोगों ने देखा है, मैंने वीडियो डाला था, उसमें सांसद महोदय जी ने कहा है कि वो 4 बार मैसेज कर चुके हैं, उन्हें मेल भेज चुके हैं, लेकिन उधर से जवाब नहीं आ रहा है। और जवाब आ रहा तो मतलब वो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, यानी अपने स्टेट में नहीं रह रहे हैं या जिस कारण से भी वो बाहर रह रहे हैं, तो चेयरमैन से मुलाकात नहीं हो पा रही। अब शायद दोस्तों वो कोई बहाना करे या जानबूझ के बोले या रियल में कोई काम हो, ये सच्चाई तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी काम हो
तो नहीं हो पा रही है। उम्मीद था कि 20-21 तारीख के बाद वो हो गए, लेकिन अब पूजा का टाइम आ गया है और बंगाल में ज्यादातर देखे जाते हैं कि दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है। तो हो सकता है इस कारण से वो डिले कर रहे हो, या फिर हो सकता है उन्हें देने का मन ना हो, या इस बातें में बातें करने का मन ना हो, ये भी हो सकता है। खैर जो भी होगा, आगे अगर कोई न्यूज आता है दोस्तों तो मैं अवश्य दूंगा, और आता ही नहीं है तो मैं न्यूज कहाँ से दूंगा। मैं न्यूज खुद से झूठ मूठ का न्यूज बना के तो आपको नहीं बता सकता ना। अगर वैसे ही मुझे 1% भी कुछ भी न्यूज मिलता है तो मैं अपडेट आपको दूंगा। लेकिन बहुत से लड़के यही कमेंट करते हैं, भाई विशेषज्ञ का बताइए, विशेषज्ञ का बताइए, तो कोई न्यूज है ही नहीं तो क्या बताएं। हाँ, आप चाहें तो अपने जो नजदीकी लीडर है या उससे आप वार्ता करके उससे बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे मुझे जो भी अपडेट मिलेगी मैं वो अपडेट दूंगा। अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब हम आते हैं कि प्रबंधन की तरफ से प्रबंधन हमें रोजगार देने से मुकर क्यों रही है। प्रबंधन का साफ साफ कहना है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया, उसके लिए आप लोगों को स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे दिए गए हैं, 7,000 8,000 पर महीने, जिस हिसाब से रूल के हिसाब से थे वो हमें दिए गए हैं। और स्टाइपेंड उसके साथ हम लोगों ने, प्रबंधन का ये कहना है कि आप लोगों से ये भी बता दिया गया था, बॉन्ड भी भराया गया था, बहुत से लड़कियों से बॉन्ड भी भराया गया था कि आप रोजगार की मांग नहीं करेंगे, आप नियमितीकरण की मांग नहीं करेंगे, आप जॉब के लिए हकदार नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग कराया जाता है, सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो सबको दिया गया है। प्रबंधन ये कहते हैं हम रूल में जो लिखा हुआ है, तो दोस्तों रूल में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप हमें रोजगार नहीं दे सकते। हाँ, ये लिखा हुआ है कि आप रोजगार के हकदार नहीं हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो अपने हिसाब से रोजगार में रख सकती है। ऐसा कंपनी के पास अथॉरिटी है कि अगर उन्हें जरूरत है तो उन्हें रख सकते हैं, चाहे संविदा पे रखे, आउटसोर्सिंग में रखे, अगर कंपनी के पास जरूरत है तो रख सकती है। दूसरी बात, इसमें एक और बात है दोस्तों कि कंपनी हमेशा रूल बताती है कि रूल में नहीं है, हम आपको नहीं देंगे, मेरे हाथ में नहीं है, हम रूल में नहीं है, नहीं देंगे, आप केंद्र के पास जाइए, केंद्र से नियम बनेगा तो देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि कंपनी में भी तो भी रूल का फॉलो नहीं किया है। क्या कंपनी ने सेफ्टी से काम कराया गया है? अप्रेंटिस के रूल में साफ लिखा है कि बिना सेफ्टी का आप किसी भी प्रशिक्षु को काम नहीं लेंगे, बिना हेलमेट, बिना जूता, बिना ग्लव्स के आप उससे काम नहीं लेंगे। जिस चीज में जिसका सेफ्टी चाहिए आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। तो आप बताइए कितने प्रशिक्षु ऐसे हैं जिन्हें पूरा सेफ्टी का ध्यान दिया गया है? पूरे CIL की बात करते हैं, पूरे CIL में कितने प्रशिक्षु है जिन्हें पूरे सेफ्टी के साथ पूरा काम कराया गया, टाइम पे काम कराया गया, टाइम पे छुट्टी कराया गया, जो उनके हिसाब से काम होना चाहिए वही काम लिया गया, एक्स्ट्रा काम नहीं लिया गया या काम नहीं किया गया। कैसे अप्रेंटिस प्रशिक्षु है? अधिकांश प्रशिक्षु ऐसे जिनके साथ सेफ्टी से काम नहीं किया गया, उनके साथ सेफ्टी शू नहीं दिया गया, सेफ्टी हेलमेट नहीं दिया गया, फिर भी उनसे काम लिया गया। तो क्या ये रूल तो नहीं तोड़ रहे हैं? लेकिन फिर भी प्रबंधन को थोड़ा सा चाहिए कि अरे हमारे देश के ये बच्चे हैं, आखिर आप इस देश में काम कर रहे हो, आप भी इस देश के एम्प्लॉय, आप इस देश को चला रहे हो, कंपनी चल रही है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और आप ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप स्टूडेंट को रोजगार से जोड़ोगे नहीं, सरकारी नौकरी नहीं दीजिए, लेकिन आप आउटसोर्सिंग में तो दे सकते हैं, संविदा पे दे सकते हैं। जो पेमेंट आप और किसी को दे रहे हैं वो अप्रेंटिस बच्चे को दे सकते हैं। क्यों? अगर ये स्किल वर्कर जो है, स्किल लेबर में काम करेंगे, स्किल वर्कर काम करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे। अन्य स्किल के मुकाबले कहीं भी देखें तो आपको स्किल जो है ये ज्यादा काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप एक देखेंगे कि इससे पहले बहुत सालों पहले, कुछ सालों पहले भी प्रधानमंत्री जी का भी एक वीडियो वायरल था, उन्होंने भी आग्रह किया था कंपनियों से कि आप अप्रेंटिसशिप कराएं ताकि हमारे देश के जो युवा रोजगार है उन्हें रोजगार के अवसर मिले और वो इस देश के विकास में अपना भागीदार दें। तो कंपनी को भी सोचना चाहिए कि आपने अप्रेंटिसशिप तो करा दिया, लेकिन अगर उन्हें रोजगार नहीं देंगे तो वो क्या सर्टिफिकेट को क्या करेंगे? वो बक्से में धर के क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट को? वो सर्टिफिकेट किस काम का? अगर वो काम नहीं करे, वो सर्टिफिकेट के बदौलत कुछ काम नहीं करे। आप CIL की बात कर रहे हैं, CIL में देखिए क्या होता है कि अगर हम इस सर्टिफिकेट को लेकर कहीं और जाते हैं तो वो कंपनी वाले सीधे बोलते हैं कि आप अपने कंपनी में जाइए, हम आपके रोजगार नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपने कोयला कोड़ा है, आप हमारे कंपनी में कोयला कोड़ने का कोई काम नहीं है। जबकि सबने कोयला नहीं कोड़ा है, फिटर के लड़कों ने फिटर का काम किया है, इलेक्ट्रिकल के लड़कों ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, कोयला नहीं कोड़ा है, लेकिन अगले कंपनी वाले हमें नहीं लेते हैं। तो CIL को ये समझना चाहिए कि हम अपने प्रशिक्षुओं को तो लें, सब हर कंपनी अपने प्रशिक्षुओं को लेती है। रेलवे देखिए 20% का उन्होंने दे दिया है कि हम अपने प्रशिक्षुओं को लेंगे, उन्होंने भी दे दिया। अदर कंपनियां भी लेती हैं, पहले CIL में लिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि आप CIL में नहीं लिया जा रहा है। तो CIL को मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, आप नियमितीकरण ना करें लेकिन आउटसोर्सिंग में ले सकते हैं। और आपके द्वारा ट्रेनिंग किए हुए प्रशिक्षु कहाँ जाए? अगर वो सब काम छोड़ के 1 साल आपके अंदर ट्रेनिंग किए हैं, अपना समय दिए हैं, एक सर्टिफिकेट मिल गया, अब उस सर्टिफिकेट को लेके अगर वो किसी कंपनी में जा रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो आपका वो ट्रेनिंग भी तो वेस्ट है, आपने जो उन्हें सिखाया वो भी वेस्ट है। क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग करके काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्किल का भरपूर आपको लाभ नहीं दे रहे हैं, तो आपका किस काम का वो ट्रेनिंग? फिर आप इस ट्रेनिंग क्यों करवा रहे हैं? अगर आप या तो फिर आप आगे लेटर बढ़ाइए और ट्रेनिंग को बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपके ट्रेनिंग से जो CIL से अप्रेंटिस कर रहे हैं, इनको ये लड़के बेरोजगार हो जा रहे हैं, इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है। तो आप भी अपना टाइम वेस्ट करके इतना समय देकर अप्रेंटिस को प्रशिक्षु क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्हें ट्रेनिंग देकर सिखा रहे हैं? तो आप या तो प्रशिक्षु ही बंद कर दीजिए, ट्रेनिंग ही मत दीजिए।
और अगर आप दे ही रहे हैं, देना एक देश का विकास के लिए जरूरी है, तो आप उन्हें रोजगार से भी कुछ तो उपाय लगाइए। ये नहीं कहते कि आप एक साथ सबको जॉब दे दीजिए, सबको आउटसोर्सिंग में ही दे दीजिए। कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए जिससे आप प्रशिक्षुओं को कुछ तो रोजगार दे सके, कुछ वो आउटसोर्सिंग में ही सही कुछ काम कर सके। लेकिन हर जगह देखा जाता है, हर सब्सिडी में आप देखें SCCL, ECL, MCL, BCCL, NCL हर जगह पर स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन कहीं भी प्रबंधन उनकी हमारी बातों को सुनती ही नहीं है। वो बस एक ही बात पर गए कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। तो आप प्रावधान बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते हैं। आप आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं, ऐसे चीज में देखा आप लोगों ने कि वहाँ के CMD सर जो है वो चेयरमैन जी को लेटर फॉरवर्ड किए हैं कि 10% अब जो नए ठेकेदार आएंगे उनमें 10% का रूल बनाया जाए कि अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को ले जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बनाया गया, लेकिन आगे जो आएंगे वो बनाएंगे। अब चेयरमैन की इसमें हस्ताक्षर होंगे तभी तो वो देंगे। चेयरमैन अगर मना कर देते हैं तो भी तो वो बात ना हो जाएगी। तो इसमें चेयरमैन सर को भी सोचना चाहिए कि हम अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को उन्होंने ट्रेनिंग कराया है तो वो आगे हमें रोजगार देंगे। दूसरी एक दोस्तों इसमें एक और बात है कि अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग कर ली है और BCCL में भी आपने देखा कि 15 अगस्त का टाइम दिया गया था, लेकिन 15 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग नहीं है। तो इसके बाद भी ठेकेदार आ रहे हैं और नए नए ज्वाइनिंग हो रही है। तो हम BCCL के CMD सर से भी आग्रह करते हैं, वहाँ के जो अधिकारी है उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी नए कंपनियां जो आ रहे हैं उसमें कुछ % लड़कों को घुसाने का प्रयास करें। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। आप कुछ लड़कों को प्रयास करें, आप चेयरमैन सर को पत्र लिखें कि नहीं इन लड़कों का भी रोजगार देना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने भावनात्मक तरीके से देखें, ये नहीं कि आप एक एम्प्लॉय हैं एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से देखें। आपके स्टूडेंट है, आपने प्रशिक्षु कराया है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ हमारे प्रशिक्षु है तो हम इन्हें रोजगार से जोड़ें। आपने देखा BCCL में इतने दिनों स्ट्राइक हुआ, लेकिन किसी ने भी कोई भी रूल को नहीं तोड़ा, ना तो कोई ऐसा कोई काम किया जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो। शांतिपूर्ण ढंग से स्ट्राइक किया और अपने बातों को आपके सामने रखा। तो आपको भी समझना चाहिए कि अप्रेंटिस प्रशिक्षु आके जाए तो कहाँ जाए, वो इसी देश के नागरिक हैं, यहीं से अप्रेंटिस के हैं, तो रोजगार भी तो यहीं मिलना चाहिए, कुछ तो कुछ उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारे जो CMD साहब है, अदर सब्सिडी है, ACL है, जितने भी CIL के आला अधिकारी है, सब तक ये वीडियो पहुंचे ताकि उन्हें वो कुछ बीच का रास्ता निकाले। और साथ ही साथ आप कमेंट करें कि हाँ इस वीडियो में आप क्या रास्ता निकाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से सजेशन दें कि क्या बीच का रास्ता हो सकता है, क्या हमें बीच का रास्ता दे सकते हैं। और मैनेजमेंट उस कमेंट को भी शायद पढ़ ले और कुछ हो सकता है बीच का रास्ता निकाले। तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि वीडियो अगर उनके तक पहुंचेंगे तो हो सकता है वो हमारे बारे में सोचे और हमें रोजगार से जोड़े। और फिलहाल जो भी बात है, अगर अपडेट मुझे कुछ भी मिलती है BCCL का तो मैं दूंगा, किसी भी सब्सिडी का या CIL का या किसी भी तरह का मुझे अपडेट मिलती है, कोई भी न्यूज मिलता है तो मैं दूंगा। आप ये परेशान ना हो कि मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं नहीं दूंगा, जैसे मुझे अपडेट मिलेगा मैं जरूर दूंगा। तब चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।